हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए ईएमआरएस की टेस्ट सीरीज़ में लिटरेचर और ग्रामर दोनों के ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इससे जस्ट पहले वाला जो सेशन था, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो परसों का सेशन था, उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन थे, मगर वो स्ट्रेट फ्रॉम आवर क्लास, वो लाइव क्लास थी। और इसी तरीके से हमारी लाइव क्लास चलती है। आप लोगों को लग भी रहा होगा मैडम बड़ी थोड़ा अलग है यूट्यूब से और उसमें, क्योंकि उसमें सामने बातचीत चलती रहती है, क्लास होती है, पढ़ाई तो होती ही है, और क्वेश्चन आंसर राउंड में हमारा स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया जो है वो जवाब देते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए ये दो चीज़ें हैं। एक है द पाथ टू विक्ट्री, जो कि एक हमारी बुक है यूपीटीजीटी के लिए। आपको अगर किताब ये ख़रीदनी है तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से स्टोर में से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय ये है द पाथ टू विक्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। इसमें ईएमआरएस टीजीटी, ईएमआरएस पीजीटी और यूपीटीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिन्हें आप सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन सबमिट टेस्ट करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, और री अटेम्प्ट मोड ऑन करके आप उसे सॉल्व बार बार भी कर सकते हैं। तो ये भी आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके और स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। द पाथ टू विक्ट्री ऑनलाइन टेस्ट, ये उन सभी लोगों के लिए तो हेल्पफुल है ही जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, मगर जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ये हमारा जो है यूपीटीजीटी की टेस्ट सीरीज़ है। यूपीटीजीटी की टेस्ट सीरीज़ जिसे में 50 के अराउंड टेस्ट पेपर्स हैं, और ये लाइव क्लास चलती थी। अभी तक तो फ़िलहाल तो लाइव ही चल रही है अभी ये, मगर ये वाइंड अप होने वाली है। अब इसका वीडियो बैच जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारे जो हैं ये हमारे सारे जो है ये वीडियो बैचेस हैं। वीडियो बैचेस में हमारे इस समय हैं आपके यूपीटीजीटी पीजीटी, सिर्फ यूपीटीजीटी, और इसके अलावा DSSB और टेस्ट सीरीज़ बैच। इसके अलावा सारा जो आप एक ग्रामर का बैच भी है। जो भी आप लोगों को मतलब जो स्टडी मटेरियल है वो आपके घर पर जो है इसका आता है। PDF में कुछ नहीं है, सारा कुछ आप लोगों के घर पर हार्ड कॉपी नोट्स आते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे स्टार्ट कर लिया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन आनंद्स नॉवल टू लीव्स एंड अ बर्ड। अगर आपने मुल्कराज आनंद जो कि इंडियन जो है राइटर है, इंडियन राइटर हु हैज़ रिटन थिंग्स इन इंग्लिश, और इनके जो प्रोटैगनिस्ट हैं टू लीव्स एंड अ बर्ड, इनकी टू लीव्स एंड अ बर्ड जो उन्होंने आसाम के वो टी प्लांटेशन में जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको बताया है। ये हालांकि मुल्कराज आनंद के ऊपर प्रोपेगेंडिस्ट होने के आरोप भी लगा करते थे, मगर ही यूज्ड टू पोर्ट्रे द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। तो ये उन्होंने इसमें यही जो है इसमें भी उन्होंने यही चीज़ बताई है। लालचंद बाखा और मुन्नू इसके प्रोटेगनिस्ट नहीं है, इसके प्रोटेगनिस्ट है गंगू। दैट इज गंगू, who describes himself as villainously pranked in an affected array of antique words and phrases, Steele, Tennyson, Byron, Lamb। ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं, विलेनसली प्रैंक्ड इन एन अफेक्टेड एरे ऑफ एंटीक वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये एसेज ऑफ इलिया, जो लास्ट एसेज ऑफ इलिया है उसमें ये बताया गया है। अपने आप को किसने कहा है विलेनसली प्रैंक्ड, और ये बताया है किसने? जो प्रिंस अमंग एसेइस्ट हैं, चार्ल्स लैम्ब, जो जाने जाते हैं अपने ह्यूमर और पैथोस के एमैल्गमेशन के लिए। तो villainously pranked in an affected array of antique words and phrases, that is Charles Lamb। क्वेश्चन के आंसर आई होप कि आप लोग भी साथ साथ दे रहे होंगे। हेमिंगवेज विंटर टेक्स नथिंग इज अ, हेमिंगवे जो कि अमेरिकन राइटर हैं, और उनकी जो विंटर टेक्स नथिंग क्या है? पोएम, नॉवल, अ प्ले, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
तो हेमिंगवे के जो विंटर टेक्स नथिंग है वो है अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. Which one of the following poems of Keats is a story of the elopement of two lovers? Elopement का मतलब होता है भाग जाना. The Eve of Saint Agnes, Hyperion, Isabel, Lamia. आप लोगों ने इसकी जो इसका आंसर है वो मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ कि आप इसका आंसर आप सबने दे दिया होगा. इसका आंसर है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस. और ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो पोयम है वो हमें याद दिलाती है शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट की. उनमें भी दो फ्यूड फैमिलीज के बच्चों के बीच में प्रेम होता है और इसमें भी, मगर रोमियो एंड जूलियट का अंत दुखद है मगर इसका अंत सुखद है क्योंकि दोनों प्रेमी भाग जाते हैं. तो इट हैज सॉर्ट ऑफ सेम्बलेंस विद रोमियो एंड जूलियट. The Old Woman and the Cow of Mulkraj Anand shows the transformation of a cow into a tigress, lioness, buffalo या bull. अगर ओल्ड वुमन एंड द काउ आप लोगों ने पढ़ी है, दिस इज द ओनली नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद विच हैज़ अ वुमन प्रोटैगनिस्ट, और किसी नॉवल में नहीं है. ये वही नॉवल है जिसमें एक वुमन जो है ये दिखाया गया है कि इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि जो टिपिकल मेंटालिटी ऑफ मेन दिखाया गया है कि ही वांट्स टू एम्ब्रेस द वुमन इन द डार्क ऑफ द नाइट एंड ही वांट्स टू किक हर ऑफ इन द डे लाइट. तो ये मेंटालिटी दिखाई गई है इसमें. गौरी और पंछी जो है वो दो हस्बैंड एंड वाइफ दिखाए हैं, और किस तरीके से गौरी का ट्रांसफॉर्मेशन, शी चेंजेस फ्रॉम अ काउ लाइक नेचर इनटू अ टाइग्रेस लाइक नेचर. तो ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ काउ इनटू अ टाइग्रेस, दैट इज अ टाइग्रेस. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज Mulkraj Anand describes the story of a cruel husband and a weak wife in The Old Woman and the Cow. Who is the couple here? Panchi and Gauri, Pancha and Rano, Bhullan and Bugli, Banta and Sukho. तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो पेयर है दैट इज पंछी एंड गौरी, दैट इज पंछी एंड गौरी. Who wrote? A poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds. Wordsworth, Tennyson, Shelley, Keats. किसने कहा है? A poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds. And that is none other than, आप एक मिनट, ये क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क हो रखा है. A poet is a nightingale. मैं एक्चुअली थोड़ा सा समय दे रही हूँ कि जिससे कि आप लोग जो है इसमें खुद से भी करें. And now the ये पूरा जो है दैट इज अ पोएट इज अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर its own solitude with sweet sounds. His auditors are as men entranced by the melody of an unseen musician who feel that they are moved and softened yet know not whence or why. तो ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है? ये लाइन जो है कही गई है शेले के द्वारा. दैट इज अ कोट बाय शेले. दैट इज अ कोट बाय शेले. शेले के द्वारा कहा गया कोट है. मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं कि इसमें यहाँ पर एक नाइटिंगेल देखते ही दिमाग में ये आता है कि कहीं इसका आंसर जो है वो कीट्स तो नहीं है, लेकिन जो है वो नहीं है. दैट इज शेले. Now the next question is, name the novel which Hemingway could not finish. तो कौन सा नॉवल है हेमिंगवे का जो वो पूरा नहीं कर पाए? ये आप लोगों को देखना है कि कौन सा. देखिए, द गार्डन ऑफ ईडन, आइलैंड एंड आइलैंड इन द स्ट्रीम्स, अ फेयरवेल टू आर्म. तो इनमें से कौन सा जो है वो अधूरा नॉवल है?
एंड द आंसर इज, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहले जो है आप लोगों को आंसर का टाइम देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। दैट इज द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन जो है ये एक सेंसेशनल बेस्ट सेलर था जब ये आया था। द गार्डन ऑफ ईडन इज द लास्ट अनकम्प्लीटेड या अनफिनिश्ड नॉवल ऑफ हेमिंगवे, और इस पे इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, बट ही कुडंट फिनिश इट, वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए। And now the next question is, who said that lamb smiled with one eye and wept with the other? What does it mean? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चार्ल्स लैम के बारे में बताया था, उससे आप इसको एकदम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दैट ही हैड सम आई प्रॉब्लम बाय बर्थ, दैट देयर वाज अ ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज एसेज, that he couldn't get so much fame in the literary career as he wanted to get, that he saw great ups and downs in his life. तो जब हम चार्ल्स लैम के एसेज पढ़ते हैं तो हमें उनमें एक तरफ हंसी भी आती है, एक तरफ दया भी आती है, तो इसका मतलब है देयर इज अ ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज एसेज। तो द आंसर इज बी, दैट देयर वाज अ ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज एसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hemingway used the phrase lost generation in his epigraph too. For whom the bell tolls, ये for whom है, for whom the bell tolls, old man and the sea, farewell to arm, the sun also rises. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो लॉस्ट जनरेशन जो फ्रेज है ये जो है गर्ट्रूड स्टीन के द्वारा जो है इसको फेमस बनाया गया। गर्ट्रूड स्टीन के द्वारा इसको कॉइन करा गया और इसको फेमस बनाया जब इस वर्ड को, इस फ्रेज को हेमिंगवे ने यूज करा अपने नॉवल के एपिग्राफ में। ठीक है, तो कौन सा नॉवल था जिसके एपिग्राफ में उन्होंने लॉस्ट जनरेशन यूज किया? एंड दैट इज द सन ऑल्सो राइजेस। दैट इज द सन ऑल्सो राइजेस। Who calls Lamb one of the best beloved of English authors? T.S. Eliot, W.H. Hudson, सेंट्सबरी या W.J. लॉन्ग? किसने कहा है कि लैम जो है वन ऑफ द बेस्ट बिलवर्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स थे? एंड दैट इज, जो राइटर हैं वो है W.H. हडसन ने अपनी किताब में ये कहा है कि ही वॉज द बेस्ट ऑफ बिलवर्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स। पोइट्री मस्ट सरप्राइज बाय फाइन एक्सेस। हु सेड दिस? ये किसने कहा है कि पोइट्री मस्ट सरप्राइज बाय फाइन एक्सेस? कीट्स, शेले, वर्ड्सवर्थ, आर्नल्ड। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो कीट्स, मतलब कि ये जो है कि भाई पोइट्री जो है वो मतलब एक्सेस होनी चाहिए, दैट शुड टच नॉट ओनली योर फीलिंग्स बट ऑल्सो योर, मतलब whenever you read any poem, so you should feel, you should smell, you should feel the word pictures as well. So yeah, poetry must surprise by fine excess, and this is a quote by John Keats. That is a quote by John Keats. Now the next question is, the first novel in the Seven Ages of Men series by Mulk Raj Anand is Seven Summers, The Sword and the Sickle, The Road, The Big Heart. कौन सी जो है सेवन एजेस, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है मुल्कराज आनंद का, और इसमें जो पहली सीरीज में से पहली है दैट इज सेवन समर्स। दैट इज सेवन समर्स। Wordsworth found and Shelley lost himself in nature. Who said this? Rickett, W.J. Long, Hudson या T.S. Eliot? वर्ड्सवर्थ ने खुद को नेचर में पा लिया और शेले ने नेचर को खो दिया, ये कोट है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही है, दैट इज W.J. लॉन्ग। दैट इज W.J. लॉन्ग। What is the central theme of Whitman's famous poem Passage to India? Advancement of science, intercontinental contacts, spirituality and transcendentalism, glory of America. सेंट्रल थीम पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया एक पोएम भी है, पैसेज टू इंडिया एक नॉवल भी है, दोनों के राइट जो है अलग अलग है। विटमैन की जो पोएम है पैसेज टू इंडिया, उसका जो थीम है दैट इज स्पिरिचुअलिटी, एंड इसीलिए इसका आंसर है सी,
That is spirituality. Shakespeare makes fun of the Puritans in his play Twelfth Night, Hamlet, The Tempest, Henry IV Part 1. आप लोगों ने शेक्सपियर के प्लेज में देखा होगा, जैसे ज्यूज का जो उन्होंने एक तरीके से एक मजाक बनाया है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो प्यूरिटन्स का मजाक किस में बनाया आपके दिमाग में आ गया होगा, दैट इज इन ट्वेल्थ नाइट. मेलवोलियो के कैरेक्टर से उन्होंने प्यूरिटन्स का मजाक जो है वो बनाया है. To whom is Shelley's The Cenci dedicated? Leigh Hunt, Keats, Coleridge, Wordsworth. Shelley एक वो राइटर थे, एक वो पोएट थे जिन्हें लीक से हटकर जो है वो थीम्स पसंद थी. तो चेंची जो है वो एक जो है चेंची फैमिली और एक जिसे कहना चाहिए इंसेस्ट पर आधारित जो है वो प्ले है, और ये उन्होंने समर्पित करा है ले हंट को. That is Leigh Hunt. What is the theme of Murder in the Cathedral? Chelsea, ambition, hatred, martyrdom. Murder in the Cathedral जो प्ले है वो लिखा गया है T.S. Eliot के द्वारा, जिसमें उन्होंने टॉमस बेकेट के मार्टियरडम की कहानी बताई है. हेनरी सेकंड के समय किस तरीके से उनको उसमें उनका मर्डर किया था एक कैथीड्रल में, और उसके बाद उनको संत की उपाधि दी गई थी. तो इसका जो थीम है वो है मार्टियरडम, और ये टी.एस. इलियट का एक वर्स ड्रामा है. Arnold said about a poet, his poetry is the reality, his philosophy is the illusion. About which of the following poet does he make the observation? Shelley, Wordsworth, Chaucer, Spencer. आर्नल्ड ने ये जो कहा है ये वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है कि उनकी पोएम्स रियल है मगर उनकी फिलॉसफी एक भ्रम है, और ये किसके बारे में कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ. Self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secure. This line appears in Tower Beach, Shakespeare, To Milton, The Scholar Gypsy. ये पोएम की ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के लिए कही गई है. किसके द्वारा? मैथ्यू आर्नल्ड. कौन सी पोएम? उनकी पोएम है दैट इज शेक्सपियर. That is Shakespeare. Who wrote the famous play The Sleepwalkers? Nissim Iskil, Raja Rao, Kamala Das, T.S. Eliot. Sleepwalkers एक farcical play है on the Americans and the Indians who are residing there. And एक होता है ना, एक होता है कि लोग भूल जाते हैं जिस कंट्री में से वो हेल करते हैं या कुछ, तो दे बिहेव इन प्रिटी ऑकवर्ड वे. तो उसको जो है उसमें दिखाया है उन्होंने स्लीप वॉकर्स में, और ये स्लीप वॉकर्स एक फार्सिकल प्ले है बाय निसिम इस्किल जो कि बेन इजराइलिट पोएट थे. ही वॉज अ बेन इजराइलिट पोएट. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट्स नॉट. इन विच ऑफ शेलेज पोएम डू दीज लाइन्स अकर. ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, और एक ये यहाँ पर आपको ये पैराडॉक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम जो है वो पास्ट में देखते हैं, फ्यूचर में देखते हैं, और प्रेजेंट को भूल जाते हैं, और जो हमारे पास है उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं. और ये लाइन है टू अ स्काईलार्क, ओ टू अ स्काईलार्क. ओ टू अ स्काईलार्क. Man is a boastful creature is the theme of one of Shelley's work. Find out. Ozymandias, Epipsydian, the Cenci, Ode to the West Wind. Man is a boastful creature. अगर आप इसमें थीम है, अगर आपने ओजमेंडियस जो है वो पढ़ा हो तो ये उसी का है कि बड़े बड़े किले ढह जाते हैं, बड़े बड़े फेराउस ढह जाते हैं, केवल जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसकी ग्लोरी रहती है. द मोमेंट ही पासेस अवे एंड पीपल फॉरगेट दैट पर्सन. यही रियलिटी है लेकिन लोग इसे समझना नहीं चाहते. तो ये जो शब्द हैं, ये मैन इज अ बोस्टफुल क्रिएचर किस में बताया गया? ओजमेंडियस.
Which poem of Shelley is based on the theme of the power of man and potency of human mind? The Cenci, Julian and Medallo. Medallo है ये. Julian and Medallo. Alastor. None of these. पावर ऑफ मैन, इसमें ये जो जूलियन एंड मेडालो है, जिसमें उन्होंने जूलियन एंड मेडालो के रूप में खुद को बयान को दिखाया है, जिनकी मुलाकात होती है एक लुनेटिक से, और ये जो पोएम जिसमें पोटेंसी ऑफ ह्यूमन माइंड के बारे में बताया गया है, दैट इज जूलियन एंड मेडालो. One of Dickens' novel is generally called the most worthless. Find it all. चार्ल्स डिकेंस, जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी नॉवेल्स में गढ़ा करते थे, और जो है विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव वो नॉवलिस्ट थे, लेकिन उनका भी एक नॉवल वो सबसे ज़्यादा वर्थलेस माना जाता है, एंड दैट इज द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये हमारे थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, जो हम ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, द मॉडल डैश इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन. अब अगर हम ऑब्लिगेशन का बात करते हैं, तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कोई चीज़ करनी ही करनी है. ऑब्लिगेशन है मतलब किसी चीज़ को करना ही करना है, दैट इज ऑब्लिगेशन. तो इसमें से कौन सा है जो ऑब्लिगेशन बताता है कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, जब किस पर सामने वाले का आपके ऊपर अधिकार है. स्पीकर जो है जब उसको बताता है तो उसे कौन सा जो है वो मॉडल यूज़ किया जाता है, दैट इज़ मस्ट. जब आप साधारण तौर पे किसी को एडवाइस देते हैं तो आप शुड लगाते हैं, लेकिन जब बोलने वाला अपनी बात को असर्ट करता है और सामने वाले को वो चीज़ करनी ही है, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, मस्ट. और ऑब्लिगेशन बताने के लिए मस्ट है कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दैट इज ऑब्लिगेशन. My grandmother is 85, but she dash still read and write without glass. Have to, ought to, can, should. अब सबसे पहली बात, यहाँ पर have to का मतलब होता है करना ही पड़ेगा, यानी कि obligation. You have to go there, whether you want it or not, that but you have to. ought to का मतलब होता है informal way में जब हम नैतिक कर्तव्यों के लिए बताते हैं तो हम ought to को यूज़ करते हैं. एबिलिटी बताने के लिए, प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए कैन, और पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड, और कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ काम कर सके तो एबल टू का यूज़ किया जाता है. यहाँ क्या बताई जा रही है, एबिलिटी. और जब एबिलिटी बताई जा रही है तो कौन सा मॉडल यूज होगा, कैन, दैट इज कैन. यू डैश वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग अ मोटर बाइक. शुड, माइट, वुड, कैन. जब हम किसी को सलाह देते हैं तो सलाह देने के लिए जो मॉडल यूज किया जाता है, दैट इज शुड. यू शुड वेयर. इट्स अप टू यू वेदर यू विश टू वेयर हेलमेट और नॉट, बट व्हेन वी गिव a piece of advice to someone, then we use should. Dash, I use your pen. आप किसी से जब पेन जो है वो मांगते हैं तो मे का यूज़ किया जाता है. पर अगर इनफॉर्मल वे में मांगते हैं या आपसे जिसे आप मांग रहे हैं वो आपके उससे आपके रिलेशन बहुत ही कैजुअल रिलेशन है, तो क्या यूज़ किया जाता है, कैन. परमिशन लेने के लिए एक और जो है जो मॉडल यूज़ किया जाता है, दैट इज कैन. डैश, आज इतना सफ़ेद हो रहा है कि मैं नहीं दिख रही हूँ. इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है कि मैं दिख ही नहीं रही हूँ. हैं, इतनी ब्राइटनेस हो रही है कि मैं नहीं दिख रही हूँ. I dash play football and volleyball. Would, can, have to. ये फिर आपका जो है एबिलिटी बता रहा है, तो यहाँ आएगा I can play football and volleyball. तो एबिलिटी बताने के लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं, दैट इज कैन. दैट इज कैन. Dash, we dash to Guwahati by राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ. देखिए, एक टाइम एंड टेंस की बात ये होती है कि टाइम के हिसाब से टेंस लगाया जाता है, और टेंस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ लास्ट मंथ आ रहा है तो ये टाइम है, इसके हिसाब से वर्ब फॉर्म लगेगी सेकंड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो कौन सी होगी,
We went to Guwahati by Rajdhani Express last month. Every morning she dash up early and gets ready for work. जब हम प्रेजेंट की कोई हैबिट बताते हैं, कोई रूटीन बताते हैं, रूटीन है या हैबिट है, तो वहाँ बताने के लिए आपका टेंस यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से क्या आएगा? एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क. Pluperfect is usually dash tense in the English. Present indefinite, past perfect, future perfect या present perfect tense. Pluperfect tense जो होता है, अब ये कुछ लोगों ने तो इसे सुना भी पहली बार ही होता है कि pluperfect tense जो है वो है कौन सा. भाई perfect से पता चल रहा है कि past perfect या present perfect में से कोई सा एक होना चाहिए, मगर इसमें भी जो है confusion है. तो आप जरा देखिए. और तो ये है प्लू परफेक्ट टेंस होता है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the past continuous tense is also known as simple past tense, past perfect, future या past progressive. पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, इसी टेंस को और कोई कौन सा जो है किस और नाम से पुकारा जाता है? दैट इज प्रोग्रेसिव टेंस. जो एक्शन पास्ट में किसी समय पर कंटिन्यूड था उसके लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है. दैट इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवाए. आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करें और इसी तरीके के क्वेश्चंस उम्मीद करती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. मे गॉड ब्लेस यू. पढ़ते रहिए और मेहनत जो है करते रहिए. मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, सही दिशा में की गई.